आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को। आप सब शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भों पर संवाद करते हुए किसी प्रशासनिक सेवा क्षेत्र से मुखर वक्ता को सुनने का अनुभव अपने आप में कौतूहलपूर्ण अनुभव होगा। और मैं इसी क्रम में वक्तव्य हेतु मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय के विभिन्न सम्मानित पदों पर सेवाएं दे चुके अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं अध्यात्म विकास से श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रही हूँ। वे लगभग 37 कृतियां रच चुके हैं और प्रकाशित हो चुकी हैं। पंचशील शिक्षा के संदर्भ और मूल्य, वंदे मातरम, सुंदरकांड, गणेश, अलग अलग गणनाएं, शक्ति प्रसंग, गीता आदि नाम आपकी विविध रचनाओं के शीर्षक हैं जो लेखनी की विविधता और संवेदना क्षमता की वानगी देते हैं। पुरस्कारों की लंबी सूची भी आपका परिचय प्रदान करती है। आप अंतर्राष्ट्रीय वातायन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। मैं यह मंच सम्मानपूर्वक सौंप रही हूँ श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को उनके उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति आदरणीय दादा पंत, आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, निगम जी, के.जी. मिश्र जी, पुष्पा दुबे जी, श्रुति गोखले जी, सभी उपस्थित स्टाफ, बच्चों, साथियों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए इस महाविद्यालय को बधाई दे दूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी में दादा का सम्मान करना जो है उन्होंने आवश्यक समझा। दादा का जो सुदीर्घ जीवन है लगातार हिंदी की सेवा में समर्पित रहा है। हिंदी को वो प्रतिकृत करते हैं। हिंदी का जो मूर्तन यदि हो सकता है तो वो दादा के रूप में हो सकता है। और मैं तो उनको बहुत करीब से देखा हूँ। दादा ने जिस तरह से जितनी सौम्यता के साथ, जितनी पारिवारिकता के साथ हिंदी भवन और उसकी गतिविधियों का संचालन किया है, वो हम लोगों के लिए भी जो है बहुत प्रेरणा की चीज़ है। मैं पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी के सम्मान के लिए भी जो है आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि विजय दत्त जी जो है उनको मैं CPR जब था तब से बहुत करीब से देखता रहा हूँ। कितनी मेहनत से उन्होंने वो सप्रे संग्रहालय बनाया है जो भारत में एक अभूतपूर्व घटना है। और खासकर जो भारतीय पत्रकारिता कोश पर जो उन्होंने काम किया है वो भी उससे कम महत्व की घटना नहीं है। तो उनका सम्मान भी जो है हिंदी सेवी व्यक्तियों में जो है एक बहुत बड़े नाम का सम्मान है, एक बहुत बड़े काम का सम्मान है। आज का विषय जो है वो है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष और हिंदी। तो मैं शुरुआत जो है इस बात से करना चाहता हूँ कि जब स्वतंत्रता आई थी तो वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें भी लाई थी। और उन उम्मीदों में से एक ये थी कि पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें जितने भी बड़े बड़े नेता रहे, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वो किसी भी अन्य भाषा के हों। गांधी जी तो गुजराती थे, सुभाष चंद्र बोस तो बंगाल के थे, उड़ीसा के थे। तो जो भी थे दूसरे भाषा भाषी, उन सभी ने जो है स्वतंत्रता के दौरान एक सपना देखा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। और स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो है एक दृढ़ प्रतिज्ञ अभियान था। क्योंकि भाषा की स्वतंत्रता, भाषिक स्वतंत्रता जो है किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता का एक आवश्यक अंग होता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब संविधान की निर्मित होने लगी
तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न गायब हो गया और राजभाषा जो है उसके रूप में हिंदी को रख दिया गया। आज मैं देखता हूं कि जब अजय देवगन जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बोल देते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इनकी जनरल नॉलेज कितनी कमजोर है, इन्हें यही नहीं मालूम है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। दोष अजय देवगन का नहीं है, एक हम लोगों के कहना चाहिए कि पृष्ठभूमि या इतिहास या अनुभव जो रहा है वो ये रहा था कि पूरा स्वतंत्रता संघर्ष तो जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देखते हुए हुआ था। फिर बाद में संविधान निर्माण के समय आर्टिकल 343 जो है, आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 उसमें आया कि हिंदी जो है भारत संघ की राजभाषा होगी। तो पहला झटका वहां था। फिर दूसरे ये है कि आप देखेंगे संविधान के जो इस अनुच्छेद 343(1) में जो ये कहा गया है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, तो उसमें जो है ये नहीं कहा गया कहीं भी कि अंग्रेजी जो है वो भारत संघ की जो है द्वितीय राजभाषा होगी या सह राजभाषा होगी, ये कहीं नहीं कहा गया। वहां पर वो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि द लैंग्वेज फॉर द टाइमिंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, कि थोड़े समय के लिए राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल वैसे ही किया जाता रहेगा जैसे कि संविधान के प्रवर्तन से ठीक पूर्व किया जाता था। ये बात कही गई और ये कहा गया कि 15 साल तक जो है ऐसा किया जाएगा। फिर उसमें संविधान में ही एक और धारा जोड़ दी गई थी, उसमें ये कहा गया कि यदि संसद चाहेगी तो जो है 15 साल की इस अवधि को बढ़ा सकेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजभाषा एक ही है। आयरलैंड की तरह हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है कि हम जो है अंग्रेजी को द्वितीय भाषा या सह राजभाषा का दर्जा देते हैं, ऐसा कहीं नहीं है पूरे संविधान में। एक ही है राजभाषा और वो हिंदी। तो हिंदी की स्थिति तो जो है प्रास्थिति, हिंदी का स्टेटस तो ऊपर होना था और अंग्रेजी जो है वो तो एक तरह से पट्टे पर थी। जैसे लीज का रिन्यूअल होता है ना पट्टे का 15-15 साल में, तो भूमि स्वामिनी जो है वो हिंदी थी और पट्टेदार यदि कोई था, पट्टाधारी यदि कोई था तो वो अंग्रेजी थी। और वो एक तदर्थ किस्म का प्रबंधन था, यानी जैसे हमारे संविधान में जो है धारा अनुच्छेद 370 है ना, वो एक तरह का अस्थाई किस्म का प्रबंध था, उसी तरह से ये भी अस्थाई किस्म का प्रबंध था। और जैसे कश्मीर के मामले में अब जब हमने देखा कि सरकार ने जो है एक दूसरा फैसला ले लिया और वो जो चीज थी उसका अस्थायित्व वो प्रमाणित हो गया, तो वैसा जो है अंग्रेजी के साथ नहीं हो रहा। जो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था, जो एक अस्थायी किस्म का प्रावधान था, लगता है कई बार अब जबकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि ये जो है अंग्रेजी इसका अमृत महोत्सव हो रहा है। तो समझ में नहीं आता खत्म कब होगी राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है राजकीय कार्यों के लिए। तो वो 15 साल तो 75 साल हो आए ना, 5 गुना। तो ये स्थिति है संविधान के बाद, जो हम कह रहे हैं कि 75 सालों में जो क्या हुआ ये हुआ। और फिर देखिए कि यदि जो है आप तो
यदि आप में से कुछ राजनीति विज्ञान के छात्र हों तो आपने देखा होगा कि हमारे संविधान की हमने कुछ केशवानंद भारती वाले प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की एक आधारभूत जो है संरचना है, और उसमें उन्होंने कहा वो 5 चीजों से मिलकर बनती है। उन 5 चीजों में उन्होंने ये कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति का पृथक्करण, की कार्यपालिका अलग तरह से कार्य करेगी, व्यवस्थापिका अलग करेगी और जो है न्यायपालिका अलग करेगी। उसमें उन्होंने कहा कि जो संघात्मक चरित्र है, जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे उसका देश का, वो जो है आधारभूत तत्व है। उन्होंने सारी चीजें गिनाई, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मैं पढ़ रहा था अल्जीरिया का संविधान, तो अल्जीरिया के संविधान में उन्होंने जो है कहा और उसी में ही उन्होंने बता दिया कि ये चीज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जब कुछ चीजों को हम लोग संविधान की कुछ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो यदि देश का संघात्मक चरित्र है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। यदि शक्ति पृथक्करण जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल है वो। तो मैं देख रहा था कि अल्जीरिया में भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता को, देश के गणतांत्रिक स्वरूप को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उन्होंने जो है उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट संविधान में ही बताया हुआ। हमारे यहाँ तो उच्चतम न्यायालय ने बताया, वहां तो संविधान में ही बताया हुआ। और उसमें उन्होंने ये कहा उसके साथ साथ कि ये जो राजभाषा हम तय कर रहे हैं जो वहां की, वो भी जो है उसी बेसिक स्ट्रक्चर का, उसी आधारभूत जो संरचना है हमारे संविधान की, जिससे कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकेगा, जिसका कभी रिवीजन नहीं हो सकेगा, जिसका कभी कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा, उस पर कोई किसी भी तरह का जो उसके साथ तालमेल नहीं किया जा सकेगा। उसमें उन्होंने राजभाषा को रखा। हमारे यहाँ नहीं हुआ। केशवानंद भारती वाले केस में जब उच्चतम न्यायालय ने कहा, नहीं हुआ हमारे यहाँ। क्या चक्कर था? क्यों जो है हम इस बात को स्थापित नहीं कर पाए? फिर इसी तरह से एक और उदाहरण मैं देखता हूं, और हमेशा क्या होता है कि जब भी हमें संविधान को या अपने देश की व्यवस्थाओं को पढ़ना है, अब तो आप सब लोगों के पास जो है गूगल की सेवाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हैं। कभी आप लोग स्वयं भी कोशिश कीजिए कि जो हमारे यहाँ है उसकी तुलना कीजिए दुनिया के दूसरे देशों में। जैसे मैंने देखा, चाहे रूस का संविधान हो, चाहे फ्रांस का संविधान हो, चाहे जर्मनी का संविधान हो, चाहे इटली का संविधान हो, चाहे स्पेन का संविधान हो, दुनिया भर के तमाम संविधानों में मैंने देखा कि उन्होंने जो है एक समानता का अधिकार दिया, और उन्होंने कहा है कि इन चीजों के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर, रेस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसमें उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसमें उन्होंने कहा कि आपके प्लेस ऑफ बर्थ, आपके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसमें उन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इन सभी देशों ने ये कहते हुए उसी अनुच्छेद के भीतर ये भी शामिल किया कि भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। मैं अपने देश का संविधान उलट के पढ़ रहा था, और उसमें जो है जो अनुच्छेद 25(2) है, उसमें ये कहा गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसमें ये कहा गया कि मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसमें ये कहा गया कि रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसमें ये कहा गया कि कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब कहा। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात उसमें कही गई नहीं। तो उसके कारण जो है, मैं कई बार देखता हूं कि इस तरह की स्थिति पनपती है कि जो भारतीय भाषाएं हैं और उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनके साथ
शायद वो सब कुछ न्याय नहीं हो पाता जो कि दूसरे देशों में हम लोग देखते हैं। मैंने न्याय शब्द का उपयोग किया तो उससे मुझे न्यायपालिका भी याद आती है। न्यायपालिका की बात ले लीजिए, अपनी भाषा में न्याय प्राप्त करने का अधिकार। ये कोई भाषाधिकार नहीं है, ये मानवाधिकार है, अपनी भाषा में न्याय प्राप्त करने का। यदि दूसरे देशों को हम देखते हैं, जैसे माल्डोवा को देख लें, तो वहां पर उन्होंने ये कहा है उनके संविधान में कि न्यायिक कार्यवाही किस भाषा में चले, वो जो है, जो पक्षकार हैं, उस न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने वाले लोग जो हैं, उनके बहुमत से सिद्ध होगा कि किस भाषा में चले। हमारे यहां मैंने देखा कि दुनिया के ये तमाम देशों के संविधान, उसमें ये देखा कि उन्होंने ये कहा है कि जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जब उसको जो है किसी आपराधिक कार्यवाही में जो उसको बंद कर दिया जाता है, तो उसको उसके निरोध के आधार, उसको बंद करने के आधार जो है उसकी भाषा में दिए जाने चाहिए। ये दुनिया भर के तमाम संविधानों में ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, यानी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा जो है उसमें भी ये कहा गया था, और उसी के साथ साथ ये बात जो है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है उसमें भी कही गई कि यह है कि यदि आपको बंद कर दिया जाता है किसी आपराधिक कार्यवाही के कारण, तो आपको जो है आपके बंद करने के आधार जो हैं, किन आधारों पर, किन कारणों से आपको बंद किया गया है, वो आपको आपकी भाषा में दिए जाएंगे। इन सभी संविधानों में ये प्रावधान है, भारत के संविधान में ये प्रावधान ही नहीं। ये मानवाधिकार है। हमारे यहां ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये कहा कि हाँ, जब ये जो है कि किसी को बंद करने के आधार उसको संसूचित किए जाएंगे, तो संसूचना का अर्थ ये है कि उसको उसकी भाषा में दिए जाएंगे। ये हमारे यहाँ बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, और उसके बाद जो है वो आधार दिए बताए जाने लगे उसकी भाषा में। लेकिन आप ये देखिए कि कार्यपालिका के ऊपर तो ये दायित्व डाल दिया गया कि आप जो है यदि किसी को बंद करेंगे तो उसको बंद करने के कारण आधार जो है आप उसकी भाषा में देंगे। न्यायपालिका के ऊपर भी तो दायित्व आता था कि उस पर जो मुकदमा चल रहा है आपराधिक कार्यवाही का, वो मुकदमा कम से कम उसकी भाषा में चले, उसको जो न्याय मिल रहा है वो कम से कम उसकी भाषा में मिले। यानी जो काम 1362 में इंग्लैंड ने कर लिया था कि अपने देशवासियों को अपनी भाषा में न्याय देने का, जो काम फ्रांस में जो है 1539 में हो गया था अपने नागरिकों को फ्रेंच भाषा में न्याय देने का, जो काम सबसे लेट यानी यूरोप में देखें तो वहां पे हुआ है हंगरी में 1784 में, वो काम 2022 में हम नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 348 है जो ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां जो है वो अंग्रेजी में चलेंगी। अब तो कम से कम 2022 आ गया, हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये मानवाधिकार नहीं है क्या जो हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए? और इसके हम अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जो हैं उसके हम हस्ताक्षरी हैं। उसी घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि यदि ये जो है कार्यवाहियां वो नहीं मिलती हैं तो मुफ्त दुभाषिया प्राप्त करने का अधिकार जो है वो होगा फ्री इंटरप्रेटर। पैसा नहीं लगेगा आपका और आपको दुभाष्य की सेवाएं दी जाएंगी। ये छोटे छोटे से देशों में भी ये प्रावधान है। यानी आप अजरबैजान ले लो, आप जो है आर्मीनिया ले लो, आप बिल्कुल छोटे छोटे से देश, उन तक में भी ये प्रावधान है कि आपको जो है
मुफ्त दुभाषिया मिलेगा। अल्बानिया को ले लो आप, मुफ्त दुभाषिया मिलेगा। क्या हम भारत में ये मुफ्त दुभाषिया की सेवाएं जो हैं लोगों को उपलब्ध कराते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि लेकर हमें अपने देश में अपनी राजभाषा की स्थिति की व्यावहारिकताओं के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जैसे दूसरी जगहों पे व्यवस्थाएं हैं वैसी कुछ व्यवस्थाएं हम लोग अपने यहाँ भी प्रवर्तित करें। उसमें किसी का कुछ घट नहीं जाएगा। और ये मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं तो सारे भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मानवाधिकारों की चीजें, यानी यदि आपकी कोई दवाई है और आप उस दवाई को ले रहे हैं बाजार से खरीद के, तो आपकी हैसियत एक उपभोक्ता की हैसियत है। आप उपभोक्ता हैं तो कंज्यूमर राइट्स हैं आपके, उपभोक्ता के रूप में आपके कुछ अधिकार हैं। तो उस दवाई के बारे में वो जो उसके भीतर वो जो आता है पूरा का पूरा, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ क्यों आता है? उपभोक्ता के रूप में क्या आपको अधिकार नहीं है कि आप अपनी भाषा में जो है उस सारे विवरण को प्राप्त करो जो उसके साथ उस पैक के साथ जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ है? तो मैं बात जो है वो किसी हिंदी भाषा प्रेमी के रूप में नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक नागरिक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में हमारी क्या अधिकार है। और वो अभी आपका मैं देख रहा था कि इसी में ही एक विषय है आपकी इस गोष्ठी में, उपभोक्तावादी समाज में हिंदी, है ना? तो मैं तो उस उपभोक्ता के रूप में आपकी बात आपसे कर रहा हूं। यानी उपभोक्तावाद जो है वैसे 10 तरह से बुरा होगा, लेकिन कम से कम उसने एक काम तो किया ना, ये लोगों को मजबूर किया कि हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि बिना हिंदी के जो है आपकी चीजें बिकती नहीं, बिना भारतीय भाषाओं के आपकी चीजें बिकती नहीं है। तो आप हिंदी का प्रयोग करने लगे। मैं एक अखबार देख रहा था कि उसमें एक बड़ा सा विज्ञापन था, पूरा हिंदी में था, और उसमें मसाले की मस्ती की बात कही गई थी, वो गुटका च्युइंग की बात वो कही गई थी। मैं देख रहा था पूरा का पूरा जो है विज्ञापन हिंदी में था, बस एक जगह जो है अंग्रेजी कोने में अंग सिकोड़ कर बैठी हुई थी, बिल्कुल नीचे स्टैट्यूटरी वार्निंग, गुटका च्युइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पर थी। बाकी सारा जो है वो हिंदी में था। क्या मतलब हुआ उसका? कि अंग्रेजी जो है भारत में वो संप्रेषणीयता के लिए प्रयोग नहीं हो रही है। भाषा का लक्ष्य क्या होता है? भाषा का लक्ष्य ये होता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं, संप्रेषण करें। भाषा का लक्ष्य संप्रेषण है। लेकिन अंग्रेजी जो है भारत में जिस तरह से हमारे यहाँ लोग प्रयुक्त करते हैं, वो संप्रेषणीयता के लिए नहीं करते, वो तो छुपाने के लिए करते हैं। ये उदाहरण जो है वो इस बात का है कि आर्थिक अंधेरे की एक कंदरा है, जिस कंदरा में कुछ रहस्य हैं, वो रहस्य जो है अंग्रेजी के द्वारा सुरक्षित है। तो भाषा तो चेतावनी की औपचारिकता थोड़ी होती है कि वैधानिक चेतावनी की औपचारिकता हमने निभा दी। भाषा तो चेतना का औदात्य होती है। तो वो चेतना का जो औदात्य है वो तो आप किससे ले रहे हैं, कौन सी भाषा से ले रहे हैं? क्या अंग्रेजी वो कार्य करने में समर्थ हो पा रही है? ऐसे में और भी उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे न्यायिक क्षेत्र में ही जब मैं कलेक्टर इंदौर था, वहां मैंने देखा कि मैं हाईकोर्ट में गया हुआ था, उच्च न्यायालय में एक पेशी थी मेरी, तो उसको करके मैं नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, तो देखा कि वहां पर एक वकील साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं, उनके साथ जो है एक मुवक्किल खड़ा हुआ है। अब वकील साहब जो हैं उस मुवक्किल से कह रहे हैं कि इस कोर्ट ने और बड़ी कोर्ट जाने का हुक्म दिया है, इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया। वकील साहब अपने मुवक्किल को ये नहीं बता रहे हैं कि हम केस हार गए हैं और हमें इसकी अपील करनी पड़ेगी, वो उसको ये समझा रहे हैं कि इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया।
ये इसलिए हो रहा है कि वो जिस भाषा में जो वहाँ पर न्याय का पूरा प्रवर्तन हो रहा है और न्याय चक्र का जो पूरा जो कार्यवाही हो रही है, जो आदेश भी आ रहा है, वो सब तो जो है अंग्रेजी में, तो निर्भर है ये इन पर। वकील साहब जो बता देंगे मुवक्किल उस पर निर्भर है। तो निर्भरताओं का जो ये बड़ा खर्चीला तंत्र है वो अंग्रेजी के द्वारा है। और फिर वही है कि वहां पर अंग्रेजी अब असंप्रेषणीयता के कारण है। मुवक्किल निर्भर है कि वकील साहब बता दें कि क्या मतलब होता है। इसलिए जो है हिंदी दिवस के दिन हमें इन सब चीजों पर सोचना होगा, बात करनी होगी। और जब हम लोग इस सब को सोचेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कार्यवाहियां हैं जो अभी भी की जानी बाकी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी ये आदत डालो कि जो भी देश में है उसके बारे में दूसरे देशों में क्या स्थिति है, आपको बहुत से उपयोगी निष्कर्ष मिलेंगे। और तब जो है हिंदी की प्रगति यात्रा जो है हम लोग और आगे बढ़ा सकेंगे। प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी मिश्र, आदरणीय विनोद निगम जी, आदरणीय पुष्पा जी, अभी तक शुरुआत में तो डॉक्टर किरण देव जी हमारे साथी प्राचार्य, इस महाविद्यालय की सभी आदरणीय प्राध्यापक, सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी बात नर्मदापुरम के महाविद्यालय में बैठ के हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत उन 3 विभूतियों के स्मरण से हो जिन्होंने इस जिले का गौरव संपूर्ण हिंदी जगत में, सारे राष्ट्र में बढ़ाया है। उनमें से एक है महानतम व्यक्तित्व दादा माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर उनकी जन्मभूमि बावई का नामकरण पिछले 4 अप्रैल को ही माखन नगर के रूप में हुआ है। और ये हिंदुस्तान में अपने तरह की विरल और पहली घटना है। इस पर नर्मदापुरम जिले के सभी वासियों को बहुत गर्व होना चाहिए और आपको हो रहा हो तो ताली बजा के दादा को प्रणाम करिए। दूसरे महापुरुष पंडित भवानी प्रसाद मिश्र टिगरिया में जन्मे, हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में से एक। उन्होंने तो भाषा के लिए बहुत अच्छी बात कही थी, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख और इसके बाद भी मुझसे बड़ा तू लिख। एक लकीर खींची थी उन्होंने, यह हिंदी का एक पथ है। और तीसरी महान विभूति जवानी में जन्मे श्री हरिशंकर परसाई, जो हिंदी के सर्वोच्च जन्मकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने बड़ी मजे की बात कही थी। हरिशंकर परसाई जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो दिवस होता है वो कमजोर लोगों का बनता है। मजदूर दिवस, हिंदी दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, ये सब कमजोर लोग हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि आपने कभी किसी थानेदार दिवस मनाते देखा है? लोग थानेदार दिवस गंदा होता है। तो हिंदी को इस दिवस की, ये जो हमारे यहाँ एक नग्न रचना है, इससे मुक्त होने की जरूरत है। और सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी भाषा विभाग, वो राजभाषा विभाग जिन जिन संस्थानों में हैं, उन संस्थानों को तत्काल बंद कर दिया जाए, राजभाषा अधिकारियों को दूसरे काम में लगाया जाए, हिंदी अपना काम खुद कर लेगी। अभी मनोज जी ने बहुत, दादा ने तो राष्ट्रीय परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश बताया, हम दादा ने उसमें अध्यात्म का भी जोड़ा है। हमारे यहाँ धर्म भी वो धर्म नहीं है जैसे लोग मजहब या रिलीजन कहते हैं। हमारे यहाँ धर्म अध्यात्म से अनुप्राणित होता है। और धर्म हमारे यहाँ ये नहीं कि आप कैसी घंटी बजाते हैं, देव देवता को पूजते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, ये धर्म हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ धर्म ये है कि एक अध्यापक 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, यदि 5 होशियार बच्चों के प्रति उसका अनुराग ज़्यादा हो जाए, 45 के प्रति कम हो जाए, तो हमारे मुँह से पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि उन्होंने गुरु होने का धर्म नहीं निभाया। हमारे यहाँ धर्म ये है। और इसीलिए धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा इस दुनिया में कही हुई
तो हिंदुस्तान में हुई है, लेकिन विद्वानों ने नहीं। विद्वानों के हिस्से में तो जो काम गया उसका सत्यानाश ही हो गया। जैसे किसी भी काम का सत्यानाश करना, आप उसमें सरकार को इमरान कर दीजिए, काम बिगाड़ने में कोई रोक नहीं सकता। राजभाषा का जो हमारा प्रसंग है वो इसी का परिणाम है। हमारा धर्म की बहुत अच्छी परिभाषा कैसे हुई है। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है, वैष्णव जन के तेरे कहिए पीर पराई जाड़े रे। मतलब वो तो वैष्णव संप्रदाय के थे, भगवान विष्णु को मानने वाले। तो उनका अर्थ ये था कि भगवान का प्रिय वही व्यक्ति होगा जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। यह धर्म की एक परिभाषा है। हमारा कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर में पीर। इससे बढ़िया, इससे सीधी, सरल और प्रामाणिक 100 टन की खड़ी परिभाषा और क्या हो सकती है कि जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वही पीर है, वही धार्मिक है, और जो पीड़ा को नहीं समझता है वो काफिर है, वो अधर्मी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। और यदि ये इतनी दूर की बातें आजकल के हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, सोशल मीडिया के जमाने के बच्चे हैं, तो ये नेता फाजली में समझ सकते हैं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, हिंदुस्तान में धर्म ये है। मित्रों, ये जो हमारे यहाँ सारी भाषा को लेके बात होती है, जिसके लिए हम लोग, हमारे यहाँ हिंदी कमजोर है इसलिए उसका हिंदी दिवस ही मना रहे हैं। लेकिन 2 स्वरूप है इसके। एक स्वरूप वो है जिसका संकेत और जिसकी महत्ता दादा ने परिभाषित की थी, और दूसरा स्वरूप वो है जिसकी चिंता, और एक तरह से उन्होंने तो काफी अपने हद तक कोशिश की कि एक नागरिक बोध जागे और लोग मुट्ठी उछालें हवा में और कहें कि हमें भाषा का अपना अधिकार चाहिए, आजादी मिलती। लेकिन राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो अलग अलग प्रश्न है। हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाया जा चुका है। आजादी की लड़ाई में, हमारे नव जागरण आंदोलन के दौर में हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई थी। बस एक बात है हमारे समझने में, जो मैं अपनी बात को ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो नव जागरण आंदोलन था, नव जागरण आंदोलन के जितने भी सेनापति जितने भी महान नायक थे, उन सबके में इस बारे में मत था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी। मैं राजभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी, और उस समय का हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, पेशावर से लेके सुनो ढाका मुर्शिदाबाद तक हिंदी में सब जगह बोलने से, बात करने से काम बन जाता था। और इसके लिए वो सारे महानायक जिनकी मातृभाषाएं जो स्वर्ग थी, वही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के काम में, राष्ट्रभाषा घोषित करने के काम में लगे हुए थे। इसमें हिंदी वालों का योगदान शून्य यदि नहीं माने, आप ज्यादा माने तो भी नगण्य है। हिंदी वालों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोई काम नहीं किया है, वो सारा हिंदी का भाषाभाषी महापुरुषों ने किया है। हम आर्य समाज को जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती जब कोलकाता गए 1873, तो वो संस्कृत को प्रवचन करते थे। हमारे प्रवचन की भाषा संस्कृत ही मानी जाती है। तो जब पहले दिन का प्रवचन हुआ, तो उसके बाद ब्राह्मण समाज के नेता केशव चंद्र सेन, ये सुलभ ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा सामाजिक संगठन था वहाँ, उसके प्रमुख नेता थे, और सुलभ समाचार नामक एक पत्रिका के वो संपादक थे, बड़ा विद्वान थे बांग्ला के। वो स्वामी जी से मिले और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप अपनी बात को बहुत बड़े समाज सुधारक थे, आप जिन्हें अपनी बात जिन तक पहुंचाना चाह रहे हैं,
उन तक तो आपकी बात पहुँचती नहीं है। तो संस्कृत में आप बोलते हैं तो लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती है, आम लोगों की भाषा नहीं बचती है। तो आपको अपने प्रवचन हिंदी में करना चाहिए। और उसके बाद दूसरे दिन से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्रवचन हिंदी में करना शुरू किए, तो लोग उनकी बात की गहराई समझ में आई, लोगों पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ सीधे। और आपको ताजुब होगा, सत्यार्थ प्रकाश उनका एक महान ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना मूलतः हिंदी में ही हुई है। बाकी तमाम धार्मिक ग्रंथ जितने में हैं उनकी संस्कृत या दूसरी भाषा में हुई है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही रचा गया है। ये किसका योगदान? दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती और केशव चंद्र सेन जी की मातृभाषा बंगाली। दोनों में हिंदी का बात नहीं थी, लेकिन हिंदी के महत्व को, हिंदी की जो सर्वव्यापकता है, इसकी पहचान करते हुए इन मनीषियों ने काम किया। भाषा का सवाल कितना महत्वपूर्ण है, ये संविधान सभा की बहस से ज्यादा समाज के भीतर की बात है। और ये क्या है, इसको हमारे योद्धा पत्रकार हमारे सही गणेश शंकर विद्यार्थी ने समझाया है। उन्होंने एक टिप्पणी की विद्यार्थी जी ने, यदि मुझे देश की आज़ादी और भाषा की आज़ादी में से किसी एक को चुनना पड़े, मतलब को सवाल करेगा आप पहले देश की आज़ादी चाहते हो और भाषा की आज़ादी चाहते हो, तो मैं निष्संकोच भाषा की आज़ादी को चुनूंगा। देश की आज़ादी के बावजूद भाषा की गुलामी रह सकती है, लेकिन अगर भाषा आज़ाद हुई तो देश गुलाम नहीं रह सकता। ये गणेश शंकर का विचार थी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती, पहली बार संकल्प तो बहुत इंदौर में उन्होंने किया था। महात्मा गांधी सन 1918 में जब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए इंदौर पधारे थे, उन्होंने 1917 में गुजरात शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से एक जो अपना भाषण दिया उसमें कहा था, किसी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है जो वहाँ की अधिकांश जनता बोलती हो, वह सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में माध्यम भाषा बनने की शक्ति रखती हो, वह सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी कामकाज के लिए सुगम तथा सरल हो, जिसे सुगमता और सहजता से सीखा जा सकता हो, जिसे चुनते समय, अब यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे चुनते समय क्षणिक, अस्थायी और तात्कालिक हितों की उपेक्षा की जाए और जो संपूर्ण राष्ट्र की वाणी बनने की क्षमता रखती हो। बहुभाषी भारत में केवल हिंदी एक भाषा है जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। ये गुजराती मातृभाषी महात्मा गांधी की टिप्पणी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, विराट व्यक्तित्व, उन्होंने भी एक जगह ये बात कही, आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल के समान है, जिसका एक एक दल, एक एक पंखुड़ी, एक एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है। किसी एक के मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने अपने घर में रानी बनकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार के मध्यमणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे। ये बांग्ला भाषी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की टिप्पणी है। लेकिन हमारे यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत लोग हुए हैं, लेकिन मैं सर्वोच्च यदि किसी को मानता हूँ तो विद्वता की और समझ की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, वो है आचार्य विनोबा भावे। विनोबा जी भारत में जो भाषाई राजनीति के झगड़े हैं उनको समझते थे। उनकी टिप्पणी में इस भाषा संबंध की एक बड़ी तार्किक अभिव्यक्ति हुई है। वो कहते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार की गई है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि सारे देश ने इसे प्रेम से स्वीकार किया है। दक्षिण वालों के लिए इसमें डरने का कोई कारण नहीं है। इसमें उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। अगर वे हिंदी सीखेंगे तो अपने विचारों का प्रचार सारे भारत में कर सकेंगे। उनके साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे विचार और कल्पनाएं हैं, वे सारे भारत में फैलनी चाहिए। इसलिए उनको अखिल भारतीय भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो उदाहरण देते हैं हमारे अतीत से। वो कहते हैं,
शंकराचार्य की मलयालम, रामानुजाचार्य की तमिल, मध्वाचार्य की कन्नड़ और वल्लभाचार्य की तेलुगु भाषा थी। उन्होंने संस्कृत सीखी और सारे उत्तर भारत को जीत लिया। आप जानते हैं 4 महापुरुषों का नाम लिया है, ये हमारी प्रातः स्मरणीय विभूतियाँ हैं, हमारे लिए देवतुल्य हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्कृत सीखी, उन्होंने रोना नहीं रोया, भाषा का झगड़ा नहीं उठाया, उन्होंने संस्कृत सीखी और सारे उत्तर भारत को जीत लिया। आज वह स्थान हिंदी को मिला है, इसलिए वे लोग जितनी जल्दी हिंदी सीखकर उत्तर को विजय कर लेंगे उतना ही अच्छा है। इसमें उनका भी लाभ होगा और सारे भारत का भी है। मित्रों, 70 के दशक में जब गर्हित राजनीति ने अंग्रेजी की गुलामी का जुआ अनिश्चित काल के लिए भारतीयों के कंधों पर जकड़ा, तब भाषाई समाधान आंदोलन के समाधान के रूप में त्रिभाषा सूत्र सामने आया था। हमारे विचार से यह सूत्र शिक्षा के स्तर पर पूरे देश में इस तरह लागू किया जा सकता है। एक, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा हो और उसमें फिर वो राज्यों के शिक्षा मंडल की स्कूल हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंडल स्कूल हैं या वो मिशनरी स्कूल हैं, कहीं किसी संस्था के स्कूल हो, इसमें कोई छूट या कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में दी जाए। दूसरा, हिंदी का पूरा पठन पाठन पूरे देश में माध्यमिक विद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक हो। हिंदी भाषी राज्यों में स्नातक स्तर पर कोई एक अन्य भारतीय भाषा अनिवार्यता पढ़ाई जाए। इसके लिए हर एक विश्वविद्यालय किसी एक भारतीय भाषा का चयन कर सकता है। मध्य में 10 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। ये क्यों नहीं हो सकता कि इंदौर का विश्वविद्यालय या उज्जैन का विश्वविद्यालय, ग्वालियर का, जबलपुर का, रीवा का, सागर का विश्वविद्यालय, ये हो सकता है कि इनमें से कोई अन्य भारतीय भाषा को अपने यहाँ स्वीकार कर ले, उसके अध्यापन की व्यवस्था करे। और जो भारतीय भाषाओं वाले राज्य हैं, जैसे बंगाल में बांग्ला, ओडिशा में ओडिसी, असम में असमिया, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी आदि प्रांतों में पहले स्थान पर उनकी अपनी भाषा हो और दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का पठन पाठन हो। तीसरी भाषा के रूप में अकेली अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी, फ्रेंच, मैंडारिन, जापानी, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं को रखा जाए। इनमें से कोई एक भाषा थोपने का प्रावधान न हो। ज्ञान प्रवाह के लिए अकेली अंग्रेजी क्यों, सभी खिड़की दरवाजे खोले रखे जाएं। अब इसमें कुछ विशेष बात हमने जोड़ी है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत सत्व संस्कृत में है। संस्कृत आधुनिक ज्ञान विज्ञान, विशेष रूप से आज की सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ भाषा है। ये दुनिया भर में मान लिया गया है और नासा इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है संस्कृत पर। ये हमारा जो कंप्यूटर है, इसके लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में पठन पाठन के विशेष अवसर और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारत में ऐसी अनेक लोक भाषाएं हैं, ये तीसरा बिंदु इसका, ऐसी अनेक लोक भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की भाषिक अनुसूची में भले ही स्थान न मिला हो, उन्हें जीवंत बनाए रखना उन भाषा भाषियों के साथ साथ संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार का कर्तव्य है और दायित्व भी है। भारत में अंग्रेजी को अपनी माता मानने वाले 1% भी नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों, ऊंची अदालतों के जजों और वकीलों, कॉर्पोरेट घरानों और उनके कारकुनों और तथाकथित ऊंचे घरानों में अंग्रेजी का प्रयोग है। यही तबका शासन, प्रशासन और आर्थिक सत्ता को चलाता है। सत्ता का यह दुर्गुण होता है कि वह जन समाज के पास जाते हुए असहज रहती है। उसे शासक और शासक के बीच बड़ी खाई चाहिए। अंग्रेजी उसे सुरक्षा के टापू का आभास देती है। भारत में सारे भाषाई दुष्चक्र इसी वजह से रचे जाते हैं। इनमें एक दुष्चक्र अंग्रेजी की गुणवत्ता का है तो दूसरा दुष्चक्र भारतीय भाषाओं में द्वंद्व पैदा करने का है। इस द्वंद्व में तमिलनाडु जैसे प्रदेश के नेता अपना राजनीतिक हित देखने लगते हैं। इन विरोधाभासों से निपटने के लिए
कारगर प्रयास और विश्वसनीय पहल करने का उत्तरदायी हिंदी भाषियों का है। हिंदी वालों को समझना चाहिए कि इन 75 वर्षों में उस हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ भाषाई बेईमानी हुई है। हम जब ये चाहते हैं कि तमिलनाडु का आदमी हिंदी सीखे, हम जब ये चाहते हैं केरल का आदमी मलयालम सीखे, वो हिंदी सीखे, जब हम चाहते हैं कि गुजरात का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी हमारी हिंदी को सीख ले, तो हम ये क्यों नहीं चाहते कि हम भी हमारे भारत देश की कोई भाषा सीखें? यदि हम उन्हें अपनाएंगे तो हिंदी को उन्हें अपनाने में भी कोई किसी तरह का दुराव हो नहीं होगा, किसी तरह का उन्हें असुविधा नहीं होगी, असहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हिंदी का सवाल है उसे सत्ता और साम्राज्य का सवाल नहीं बनाना है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को साथ साथ चलना पड़ेगी और इसमें हिंदी को सेतु बंधु की भूमिका निभाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राज्यों में हमारे करोड़ों रुपये की बर्बादी होती है और उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती, तो थोड़ी कड़ी हिम्मत करके एक भाषा विभाग एक अलग से हर राज्य में हो। यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार से एक चिट्ठी तमिलनाडु को जाना है, तो वो चिट्ठी तमिल में जा सकती है। एक अच्छा जानकार तमिल का हमारे यहाँ विभाग में रख लिया जाए, 10-22 भाषाएं तो 22 अधिकारी रख लिया जाए, और वो 22 अधिकारी रखने से क्या होगा, हम उनकी भाषा में चिट्ठी, उनको हम अपनी चिट्ठी को जो मूल चिट्ठी हो उसको हिंदी में भेजेंगे, फिर उसका अनुवाद चिट्ठी कर देंगे, और यही हम उनसे कहेंगे कि वो अपनी चिट्ठी तमिल में भेजें, उसका हिंदी अनुवाद लगा दें, अंग्रेजी में ना भेजें। हम एक कॉन्फ्रेंस में गए, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि इनको नहीं बुलाना है, और वो कॉन्फ्रेंस हो गई थी विज्ञान प्रसार पर। तो एक तो 5 सितारा होटल में थी और उसको कल्याणी में भी कालीन बिछे रहे थे, डर लगता है गिरने जाए, वो डरता है बहुत, तो वहाँ रखी। और वो हिंदी में समाज में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने की हुई थी, और सारे बातचीत जितनी हो रही थी वो सब अंग्रेजी में हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आपको हमने आपके अनुभव के कारण बुलाया है कि आप बहुत काम करते रहते हो। तो मैंने कहा मैं बता दूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। कहने क्यों? मैंने कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो कहने नहीं, फिर भी आप कुछ भी बोल दो। मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो कहने लगा कि आपको जो कहना हो वो ही कह दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ऐश और अय्याशी के लिए बहुत सारे तरीके निकल आएंगे, ये समाज की आखिरी छोर पर खड़े आदमी तक आप विज्ञान जागरूकता ले जाना चाहते हो कि अंग्रेजी में कैसे ले जाओगे, और ये 5 सितारा होटल में कैसे ले जाओगे? हमको यदि तमिलनाडु में आम आदमी को जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होगा, हमें उस तक वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना है, उसको संदेश पहुंचाना है, जो पाखंड से दूर रहे, एक वैज्ञानिक समझ विकसित हो, उसमें वो जल जंगल जमीन की बात आसानी समझ जाए, वो पर्यावरण प्रदूषण की बात समझ जाए, तो उसे अंग्रेजी में कैसे समझाओगे? तो आप उसको तमिल में समझाएंगे। और हम कहें इन प्रांतीय भाषाओं में ऐसा हो जाएगा। ये देखो प्रांतीय भाषा नहीं, हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषाएं वो भी हिंदी की सहभाषाएं हैं। जैसा जितना हिंदी का महत्व उनका महत्व है, लेकिन हिंदी क्षेत्र में तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको यदि ब्रजभूमि में वैज्ञानिक जागरूकता का समाज कहना है तो आपको ब्रज भाषा में बात करना पड़ेगी, आपको अवधी में बात करना पड़ेगी, आपको भोजपुरी में बात करना पड़ेगी, आपको बघेली में बात करना पड़ेगी, आपको बुंदेली में बात करना पड़ेगी। ये सब यदि नहीं करोगे तो जनता के खजाने का पैसा बर्बाद करने की पाखंड क्यों कर रहे हो भाई? ये हमारे यहाँ सोच में, व्यवहारिक सोच में है। और इसका एक और कारण है, मनोज जी ने इसमें भी बहुत पूरी ताकत लगाई कि आप लोगों को उत्तेजित करने के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आप लोग जरूर उत्तेजित बात करें। हमारे यहाँ क्या हुआ, आज़ादी के 75 सालों में हमने सब कर लिया, बहुत सारे तरक्की के बड़े बड़े दावे हो गए, सब कर लिया, लेकिन हमने 75 सालों में हिंदुस्तान के व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाया। यदि हम उसे नागरिक बना देते तो सवाल उठाता हूँ, वो अपने नेताओं के, अपने अफसरों के खिलाफ ऐसा उंगली उठा के बात करता कि ऐसा कैसे। यही एक जरूर है, यदि संगोष्ठी के माध्यम से यह चेतना पहुंचे कि आप इन बच्चों को, जो कल का हमारा भविष्य है, 2 बातें सिखाएं। जब तक ये पढ़ रहे हैं तब तक इनसे कहिए कि किताब ना रखें, ये अध्यापक से सवाल पूछें, और अध्यापक ने पाठ ना पढ़ाएं, वो पाठ को किताब में से पढ़ लेंगे, अध्यापक उनमें जिज्ञासा पैदा करें।
और उसके बाद का जो सीढ़ी होगी वो ये कि जब ये नागरिक के रूप में समाज के बीच में जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, तो उंगली उठाना और सवाल उठाना पूछें, क्योंकि यह देश, इसमें जो बड़े बड़े ऊपर से हमें दिखते हैं, ये सारे लोग या तो आपके मुख्तार हैं, मतलब आपके कारकुन हैं, आपकी तरफ से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो स्वामी नहीं है, और जो लोकशाह हैं वो आपके प्रतिनिधि हैं, और जो लोक सेवक हैं वो आपके नौकर हैं। इन दोनों का सारा खर्चा, उनके वेतन, भत्ते, सुविधाएं जो सब है वो आपके खून पसीने की कमाई से चल रही है। आज़ादी के समय यदि हम अपनी भाषा में बात करेंगे, यदि हम अपनी भाषा का ज़्यादा व्यवहार करते तो ये चीज़ें हमें आ जाती, क्योंकि यह चेतना जगाने के लिए गांधी जी ने 1918 में इंदौर में जब संकल्प लिया था, तब उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष की आसंदी से संकल्प लिया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का काम शुरू किया था। तो ऐसा नहीं होता था वो ये कह देते कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे डिक्शनरी में सबसे बुरा शब्द है चाहिए। देश का शिक्षा मंत्री कहे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारा हाथ उसकी गिरेबान की तरफ बढ़ना चाहिए कि चाहिए तो हम बताएंगे हमें क्या चाहिए, आपको वहां बैठाना है करने के लिए। इससे उभरिए, गांधी जी ने ये नहीं किया था हिंदू दक्षिण प्रचार होना चाहिए, उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को, सत्यभक्त जी को, मौटोली सीताकांत जी को, इन सब लोगों को, सत्यनारायण जी को, इन सब लोगों को दक्षिण भेजा, दक्षिण का प्रचार शुरू हुआ। 1935 में जो वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसका पीड़ा यहाँ भोपाल में दादा कैलाश पंत जी ने उठाया है, और जो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, उसका गठन इसलिए किया था, उसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच में आदान प्रदान बढ़े, इनके बीच में समन्वय और सामंजस्य बढ़े, हम उनकी बात समझें, वो हमारी बात समझे, और समझाने में ये अंग्रेजी की दालाली बंद हो जाए, ये इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है। आप लोगों ने इसकी लेकर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ हिंदी के श्रेष्ठ विद्वत परंपरा के प्रतिनिधि साहित्यकार, नवदांचल के प्राध्यापक और साहित्यकार डॉक्टर के.जी. मिश्र जी को, जो प्रबंध काव्य में रचना के सिद्धहस्त हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी। भगवती वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम। मारेवा के पावन तट पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अत्यंत समृद्ध मंच और समक्ष उपस्थित विद्यार्थी, साथी, प्राध्यापक एवं अन्य अतिथि बंधु, स्वतंत्रता के 75 वर्ष और हिंदी की स्थिति, इसका प्रतिनिधित्व आज ये सभागार कर रहा है। मंच पर आसीन आज की उत्सव मूर्ति दादा कैलाश चंद जी पंत, हिंदी के लिए सतत संघर्ष करने वाले, हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करने वाले, पिछले 75 वर्ष की हिंदी की विकास यात्रा में हिंदी का ध्वज लहराने वाले आदरणीय दादा कैलाश चंद जी पंत, जिनका आज इस मंच से अभिनंदन हुआ, प्रतीक है हिंदी के प्रति निष्ठावान, समर्पित संत साधकों की। मंच पर उपस्थित पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी, पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी के ध्वज को लहराने वाले, हिंदी के विकास की गति और यति पर अपना ध्यान केंद्रित रखने वाले, और कहाँ क्या हो रहा है ऐसे जागरूक चेता श्रीधर जी प्रतीक हैं हिंदी की प्रगति के लिए चिंता करने वाले लोग। आपको आश्चर्य होगा, नर्मदा कॉलेज में कोरोना काल में एक छोटी सी
त्रुटि संशोधन को लेकर संगोष्ठी की जाती है और आदरणीय श्रीधर जी की प्रोत्साहन भरी आशीर्वादमयी टिप्पणी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। समझ में आता है कि वहां बैठकर वो देख रहे हैं कि कहां क्या सार्थक हुआ, क्या हिंदी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी भारतवर्ष की हिंदी परंपरा की उस आधुनिक पीढ़ी के दुर्लभ संयोग हैं जिसके पास अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की दृष्टियां हैं। सामान्यतः हमारे समाज में जो व्यक्ति संस्कृत साहित्य से परिचित है, भारतीय साहित्य से परिचित है, वो विदेशी साहित्य से अपरिचित रह जाता है। साहित्य का आदमी तकनीकी से उतना अधिक नहीं जोड़ पाता और उसकी जानकारियां सीमित रह जाती हैं। लेकिन मनोज जी में ये दुर्लभ सहयोग मिलता है। आप लोगों में से इस समय जो अक्षरा के पाठक हैं, उन्हें नियमित ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वे देश विदेश सारी गतिविधियों को हिंदी में देख सकें, समझ सकें। एक ओर अपनी ज्ञान संपदा का गौरव, दूसरी ओर वैश्विक परिदृश्य की जागरूकता, तीसरी ओर समय के समाज की चिंताएं, उनके समाधान, ये सब मनोज जी के लेखन में हमें मिलता है और इसलिए आज हम उन्हें यहाँ पाकर अपने तीनों सम्मान मूर्तियों को इस मंच पर पाकर हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं, प्रसन्न हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हम अपनी गतिविधियों को आगे गति देने के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रथम सत्र के अध्यक्ष आदरणीय निगम साहब नई कविता के उस युग के प्रतिनिधि हैं और इस भ्रम को तोड़ने वाले साहित्यकार हैं जिसने इस बात को समाज में प्रचारित किया कि समाज की परिवर्तित परिस्थितियों में नई कविता के माध्यम से ही लिखा जा सकता है, छंद के माध्यम से, गीत कविता के माध्यम से अब बात नहीं कही जा सकती क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। निगम साहब ने साहित्य के इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने अपने गीतों में अपने समकालीन परिदृश्य को प्रस्तुत करके ये सिद्ध कर दिया कि छंदबद्ध कविता में, गीतों में अपने समय के समाज को प्रस्तुत किया जा सकता है। बंधुओं, आज का विषय बड़ा व्यापक है। हम लोगों ने बड़ी देर से इस विषय पर बड़ी सारगर्भित चर्चाएं सुनी है। हम अपने स्वतंत्रता के परिदृश्य पर नजर डालें तो हमारी लड़ाई स्व के लिए शुरू हुई। हमारे कवि ने नारा दिया, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये निज गौरव की आवाज 1920 के आसपास साहित्य से उठ रही थी। इस निज गौरव में हमारी भाषा भी थी, हमारी परंपराएं थी, हमारी संस्कृति थी, हमारा संगठन था, हमारा धर्म था, हमारा समाज था। लेकिन कुछ 20 के बाद परिदृश्य इस तरह से परिवर्तित होना शुरू हुआ कि निज गौरव के झंडा बरदार हाशिए पर जाते हुए लुप्त हो गए और अंग्रेजों भारत छोड़ो इस नारे के साथ जब हमने प्रवेश किया तो हम विचार करें कि हम क्या चाहते थे। 42 में हम चाहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। हमने कब कहा कि अंग्रेजियत भी भारत छोड़े?
अगर हमने ये चाहा होता कि अंग्रेजियत भारत छोड़े तो हमारी स्थितियां दूसरी होती, फिर शायद हम 75 वर्ष में आज और अधिक अपनी सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध होते। तब शायद हमें हिंदी के लिए संवैधानिक स्तर पर राष्ट्रभाषा बनाने में कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन हमने अंग्रेजियत को नहीं छोड़ना चाहा। दुर्भाग्य तो ये है कि आजादी के बाद हमने अपने गौरव की ओर देखना तो दूर रहा, उस अंग्रेजियत को पोषित किया, और अंग्रेजियत को पोषित करने का दुष्परिणाम ये है कि 75 वर्ष के बाद भी देश के अंदर संवैधानिक स्तर पर जब जब राष्ट्रभाषा की बात उठाई जाती है हिंदी के लिए, तब तब व्यवधान आते हैं, देश टूटने की बात की जाने लगती है। धारा 370 के लिए कभी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर 370 हटी देश टूट जाएगा। गृह मंत्री महोदय ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उठाया और तमिलनाडु से आवाज आ गई कि अगर इसको आप आगे बढ़ाते हो तो देश टूट जाएगा। विचार तो कीजिए, अंग्रेजी को ढोने में देश नहीं टूटेगा और देश की भाषा को आगे बढ़ाने में, उसका गौरव संवर्धित करने में देश टूट जाएगा। आखिर क्यों? इस सब का उत्तर इसी अंग्रेजियत में है। अगर अंग्रेजियत देश छोड़ गई होती तो हम ज्यादा सुखी होते, हमारे अंतर विरोध कम होते। हमने अंग्रेजों से बहुत सारी बुराइयां तो सीख ली। उनके समाज की एक बड़ी विशेषता रही दूसरों के साथ प्रयोग करने की, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो। उनकी इस बुराई को हमने ग्रहण कर लिया। आजादी की लड़ाई हमने हिंदी के झंडे के तले लड़ी, और आजादी मिलने के बाद हिंदी हाशिए पर। ये यूज एंड थ्रो की विरासत अंग्रेजों से सीख ली, लेकिन हमने अंग्रेजों से उनका राष्ट्रभाषा प्रेम, उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति चिंता, उनका राष्ट्रीय संगठन, उनकी जातीय एकता, ये कुछ भी नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 1857 में ही हम विजयी हो गए होते, देश आजाद हो गया। मुट्ठी भर अंग्रेज अपनी जातीय एकता के बल पर, अपनी राष्ट्रीय भावना के बल पर हम इतने सारे 30-32 करोड़ भारतीयों पर शासन करके चला गया। हमें उनसे किस ओर भी तो विचार करना चाहिए, लेकिन हमने उनसे जो सकारात्मक सीखने लायक चीजें थी उन पर विचार नहीं किया। बंधुओं, ये आजादी का अमृत महोत्सव केवल गर्वित होने और प्रसन्न होने का ही अवसर नहीं है, ये आत्मावलोकन का भी अवसर है। अज्ञे जी ने लिखा था कि हमें आलोचक राष्ट्र की आवश्यकता है। हम भक्ति और श्रद्धा से भरे हुए लोग हैं, लेकिन हमें निष्पक्ष विवेचन भी करना चाहिए। ये 75 वर्ष के बाद आज फिर एक अवसर है कि हम विचार करें, क्या खोया, क्या पाया, कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। अगर हमने ईमानदारी से इस समय इस आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में अपना आत्मावलोकन किया, हमारा प्रगति पथ प्रशस्त होगा, हम अपनी भूलें सुधार सकेंगे। और अगर हम केवल यूं ही यशगान करते हुए आत्ममुग्धता से भरकर आगे बढ़े, तो जैसे 50 वर्ष का स्वर्ण जयंती अवसर मनाने के बाद हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही ये अमृत महोत्सव भी यूं ही चला जाएगा, हर्ष और उल्लास में खो जाएगा। आज हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है, विश्व में फैल रही है, विश्व की दूसरी भाषा बन रही है, लेकिन विडंबना देखिए कि आपके देश में राष्ट्रभाषा नहीं बन रही है। हिंदी की शक्ति के पीछे उसकी जनशक्ति है। हिंदी की एक विशेषता ये है कि जहां दूसरी भाषाएं सत्ता का सहारा लेकर आगे बढ़ी, वहां हिंदी को सत्ता का सहारा कभी नहीं मिला। वो सत्ता की नहीं, संतों की भाषा रही, जनता की भाषा रही, और आज भी वो अपनी जनशक्ति के बल पर ही विश्व में अपने पैर पसार रही है। विश्व को अपना माल बेचना है, हिंदी से बड़ा बाजार दूसरा विश्व में नहीं।
व्यापारियों को माल बेचने के लिए हिंदी सीखनी होगी। भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद पाने के लिए हिंदी सीखनी होगी। बिना हिंदी को सीखे भारतवर्ष में व्यापक लोकप्रियता अर्जित नहीं की जा सकती। इतिहास साक्षी है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम यूज एंड थ्रो की दुष्वृत्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे। चुनाव के समय हम भारतीय भाषाओं में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में सभाएं होंगी और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषाओं में सभाएं होंगी, लेकिन संसद और विधानसभाओं में पहुंचकर अंग्रेजी में शपथ ली जाएगी। ये जो हमारी दोहरी मानसिकता है, ये हमारा संकट है। हिंदी को राष्ट्रभाषा संवैधानिक स्तर से भले न घोषित किया जाए, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजराती में भाषण देते होते। देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नेता सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हिंदी बोलती हैं। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि वो देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी के माध्यम से दूर तक संदेश दिया जा सकता है, वोट प्राप्त किया जा सकता है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। आजादी के बाद हिंदी में हमने कांटे बहुत बिछाए हैं, हिंदी के विरुद्ध भ्रांतियां खड़ी करी हैं। हिंदी बड़ी कठिन भाषा है मित्रों, कठिन और सरल कुछ नहीं होता। जो हम जानते हैं वो सरल हो जाता है, जो हम नहीं जानते वो कठिन होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने सरल और कठिन का एक बड़ा अच्छा पद दिया। जो जिन कला कुशल तातः सोई सुखद सदा हितकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। जो जिस कला में कुशल है, प्रवीण है, उसके लिए वो कला सरल हो जाती है। छोटी सी मछली सागर में तैर जाती है और बड़ा सा हाथी गंगा में डूब सकता है। जो शब्द हम परिचित हैं हमारे लिए वे सरल हैं, और जो परिचित नहीं है वे कठिन है। कंप्यूटर कितना कठिन शब्द है बोलने में, लेकिन आज जब हमारी जिह्वा पर चढ़ चुका है तो हमारे लिए सरल है। कंप्यूटर शब्द का उच्चारण करने में कोई गलती नहीं करता। भ्रांति उत्पन्न की गई हिंदी समृद्ध नहीं है, हिंदी को समृद्ध करना है। बंधुओं, कोई भी भाषा सारे संसार की सारी चीजों के, सारी संस्कृतियों के शब्दों का संवहन नहीं कर सकती। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ से प्रसारित होते हैं और विश्व में फैलते हैं। आज अगर तकनीकी के बहुत सारे शब्द हमारे पास नहीं है तो ये हमारी विपन्नता के पर्याय नहीं है, विपन्नता के परिचायक नहीं है। हम उनको दूसरे देशों से ग्रहण करेंगे। बच्चा जिसके घर जन्म लेता है उसके घर उसका नामकरण होता है। पड़ोसी, मोहल्ला, नगर, देश उसी नाम से उसको पुकारता है। कंप्यूटर का जन्म पश्चिम में हुआ, कंप्यूटर शब्द को हम ग्रहण कर सकते हैं। इंटरनेट का जन्म पश्चिम में हुआ, हम इंटरनेट वहां से उसी शब्द को ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करेंगे, करना चाहिए। इसमें विपन्नता और संपन्नता की बात नहीं है। हमारे यहाँ श्राद्ध शब्द है, तर्पण शब्द है, पिंडदान शब्द है। अब ये सारी क्रियाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत में, हमारी परंपरा में है, तो हमारे यहाँ है। ये शब्द आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी या कोई दूसरी यूरोपीय भाषा जो इन शब्दों को संधारित नहीं करती वो विपन्न है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमें आत्मावलोकन करना चाहिए और अपनी भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। अपनी नई पीढ़ी को हमें सही दिशा देना है तो आत्मावलोकन करना पड़ेगा, पुनरीक्षण करना पड़ेगा। कितने कदम सही उठे और कितने गलत उठे, इसका बेबाक और निष्पक्ष विवेचन बिना आत्ममुक्त किए हुए करना होगा, तब हमारा पथ प्रशस्त हो सकता
करता है। आज हमारे आदरणीय अतिथियों ने हमें जो प्रबोधन दिए उनका भी यही संदेश है। मैं उनका, अतिथियों का और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी गुरुजन और मंच पर आज से हिंदी के पुरोधा, कवि, साहित्यकार, लेखक, मैं अगर आपकी प्रशंसा में या आभार में कुछ कहूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सूर्य को दिया दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे गागर में सागर समेटने का 2 मिनट में प्रयास करना है। मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय श्री कैलाश चंद जी पंडित जी की, जिन्होंने साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित हैं और हमारे सम्मान को स्वीकार करके हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया है। मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर श्री विजयधर श्रीधर जी की, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकारा। हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, शोधार्थी बड़े आनंदित थे कि पद्मश्री हैं और उन्हें हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने यहाँ पधार कर हमें गौरवान्वित होने का अवसर दिया। मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर विनोद निगम सर का, जिन्हें जब भी हमें आमंत्रण देते हैं तो पूरी अधिकार और उम्मीद से कि सर आ ही जाएंगे। मैं हृदय से आभारी हूँ मेरे गुरु डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी मिश्र के लिए आभारी हूँ। डॉक्टर भारती दुबे मैडम, डॉक्टर वर्षा चौधरी मैडम, डॉक्टर मेहर सर, डॉक्टर निंगवाल सर और जो सभी